सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। सेनेट से पास की गई आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ करवा दिया गया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वफाकी आईनी अदालत बनाई जाएगी। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। PTI और JUI के 2 सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। PTI और JUI के बाकी सब अरकान ने आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया और इजलास की कार्रवाई का बॉयकॉट करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी और कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सेनेट से पास की गई आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ करवा दिया गया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वफाकी आईनी अदालत भी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम तालीम, आबादी, निसाब और लोकल बॉडीज़ पर आ रही है। 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए हमारे पास 3 सेनेटर्स रिजर्व में भी थे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि 27वीं तरमीम के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, मगर मसला यह है कि अपील किस अदालत में दायर की जाए, सुप्रीम कोर्ट या फिर आईनी अदालत में। मज़ीद कहा कि अगर आईनी अदालत में जाएंगे तो फिर फैसला मुश्किल है। 28वीं तरमीम भी आ रही है ना, उस पर बात कर लेंगे। 28वीं तरमीम तो आ रही है एजुकेशन पे, वो तो आ रही है पॉपुलेशन पे, अच्छा वो तो आ रही है अपना जो है वो इन चीजों चले, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है के ऊपर आ रही है। 28वीं तरमीम जो है वो एजुकेशन, वो आ रही है लोकल बॉडीज के ऊपर। चले जी, आ रही है जी 28वीं तरमीम भी आ रही है। 4 सेनेटर गैर हाजिर थे, उनको हम किधर शुमार करें? नहीं, 4 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 3 लोग हमारे पास इन वेटिंग थे और अपोजिशन के थे। बहरहाल उनकी अब निशानदेही करना तो मकसद नहीं है। अच्छा, 27वीं तरमीम के बाद इस तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत में जा सकते या नहीं जा सकते? जी, दायर तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होगा कि जब आप दायर करेंगे तो किस अदालत में जाएंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कि अब इस 27वीं तरमीम अगर आ जाती है तो इसके बाद वो अपीलेट कोर्ट होगा, उसके पास आईनी कोई फ़ैसला करने का नहीं होगा, या आप इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएंगे जिसको बनाया जा रहा है। अगर आप इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जा सकते हैं तो फिर बड़ा एक मुश्किल बात लगती है मुझे कि वो कोर्ट जो बनाया गया है 27वीं तरमीम के ज़रिए, वही अदालत फ़ैसला करेगी कि ये 27वीं तरमीम दुरुस्त है कि नहीं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं है। आइन का बुनियादी ढांचा ये है कि आप दूसरे इदारों को ख़राब ना करें, वज़ीर आज़म को घर ना भेजें, झूठी सज़ाएँ मौत ना दें और अस्पतालों पर छापे ना मारें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत से मुल्कों में हुकूमत जज लगाती है, जजों के लगाए हुए कुछ जज मिसकंडक्ट पर निकाले गए या फिर मुस्ताफ़ी भी हुए। सबसे बड़ी तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि आपने आइन का बुनियादी ढांचा ही बदल दिया है। जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अदलिया की आज़ादी है, वो ही छीन ली है आपने आइन से। जो बुनियादी ढांचा है आइन का, उससे ये मुतसादम कैसे है? अदालत ने खुद ही एक बुनियादी ढांचे की बात या लोगों ने कहां से बना ली, इसमें कौन सी अदलिया की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है? एग्जेक्टिव की मुदाखलत तो बढ़ा दिया आपने, अदलिया की आज़ादी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। ये कदगन लगा दी गई है वज़ीर आज़म पे कि वो सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में से नामजद करेंगे। बहुत सारे मुमालिक में एग्जेक्टिव तकर्री करती है। क्या चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया गया था 27वीं आईनी तरमीम से पहले? ये कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी वायलेशन होती अगर उनसे कंसल्ट किया जाता, और जिस तरह की उनकी तबीयत है उन्होंने बिल्कुल कंसल्टेशन के लिए ना हाँ करनी थी और ना ही उन्होंने इसका हिस्सा बनना था। आपने आज का देख के कानून साजी की है, मुस्तकबिल का देख के नहीं आइन साजी की है। मुंतखब वज़ीर आज़म जो है एग्जेक्टिव का, वो भारत का मुंतखब वज़ीर आज़म तो नहीं है, या ईरान के सदर को तो नहीं इख्तियार हम दे रहे हैं, या अफगानिस्तान में तो नहीं दे रहे ना। मेरे आइन में ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि एग्जेक्टिव करीब से भी नहीं गुजरेगी जजेस की। ये इख्तियार पार्लियामान का है। आइन में मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पार्लियामान का काम है। ये बुनियादी ढांचे वाला जो तसव्वुर है, ये सेल्फ सर्विंग तसव्वुर है। हाँ, आप बुनियादी ढांचा ये है कि आप दूसरे अदारे को
ख़राब ना करें, आप इंटरफेयर ना करें, आप वज़ीर आज़मों को डिसमिस ना करें, आप वज़ीर आज़मों की झूठी सजाए मौत को कंफर्म ना करें, आप जाके हस्पतालों में छापे ना लगाएं। 2010 के बाद जो जजेस का जुडिशल कमीशन था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रिसेंट पास्ट में बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें फारिग हुए हैं, कोई मिसकंडक्ट पे गया है, किसी ने खुद इस्तीफ़ा दिया है। अभी भी ये पावर की लड़ाई है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की लड़ाई तो अंदर नहीं हो रही है कोर्ट के। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये नहीं देख रहा होगा अपनी रिटायरमेंट से पहले हुकूमत की तरफ, इदारों की तरफ, कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाना है रिटायरमेंट? तो ना देखे ना, ऐसा जज जो कि हुकूमत की तरफ देखता है कि मुझे एलिवेट होना है, उसको जज रहने का हक नहीं है, उसका या मुआवजा करे या फिर वो खुद इस्तीफा दे। हाई कोर्ट का एक जज है, वो अपने ऑर्बिट में काम कर रहा है, उसे ये डर रहा है कि अगर मैंने कोई भी फैसला दिया मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। ये कंसेंट का क्यों निकाला? कंसेंट निकाल के हमने जुडिशल कमीशन को दिया इख्तियार, अगर ये सदर के पास ही रहता तो कंसेंट ना निकलता। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप्स को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए संगीन ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्द गिरोहों को खित्ते के एक बड़े तकरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। बैनुल अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई से रोकने के लिए इक़दामात करे। आलमी बिरादरी अफगान अबूरी हुक्काम को अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। Seriously concerned about the presence of stockpiles of sophisticated arms and ammunition in Afghanistan, as noted in findings of the Secretary General's reports. These sophisticated weapons pose a direct threat to neighboring countries. We also have credible information of attempts to smuggle these arms to neighboring countries for terrorist activities. Weapons confiscated at the Pakistan-Afghanistan border are traced back to stockpiles of weapons left behind by foreign forces in Afghanistan and illegal weapons being sold across black markets in Afghanistan. वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान से दोबारा बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। तुर्की की हुकूमत और तुर्क कौम हमारी मोहसिन है। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। उन दोनों ने दोस्त ममालिक को कई इम्कान नज़र आया है तो वो रब्ता कर रहे हैं जिस पर दोबारा बात हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने के बाद ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भाइयों को इनकार नहीं कर सकते। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उन्हें आज अपने उस बयान पर पछतावा है जो उन्होंने काबुल में तालिबान की कामयाबी पर दिया था। वो तुर्क सदर तैयब उर्दवान की ज़ाती दिलचस्पी के मशकूर हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि तालिबान ज़बानी कलामी तमाम मसाइल को मानते थे मगर लिख कर देने को तैयार नहीं। काबुल की हुकूमत एक इकाई नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। जो 27वीं तरमीम रह गया वो 28वीं तरमीम में आ जाएगा। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के कैरेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया। 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया जबकि 3 खवारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल होकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में महसूर हो गए हैं। ये महसूर खवारिज अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से हिदायत वसूल कर रहे हैं। खवारिज का हदफ कबायली इलाकों के नौजवानों में खौफ फैलाना है। ISPR ने बताया कि हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ये खवारिज वैसी ही वहशियाना इक़दाम की दहशतगर्दी की वारदातें दोहराने की कोशिश कर रहे थे जैसी APS में की गई थी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ जवाब का हक़ महफूज रखता है। ISPR ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी अफगान तालिबान के दावों के बरक्स है। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म और इस्तेहकाम के साथ बिला रोक टोक इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात जारी रखेंगे। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाली इस दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। कैरेट कॉलेज वाना पर फितनल खवारिज की जानिब से हमले के बाद कैरेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम सामने आ गया है। कैरेट कॉलेज वाना में ज़्यादातर तलबा मकामी हैं। वालिदैन ने कहा है कि उन्होंने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, लेकिन ये जालिम खारजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। खवारिज ना दीन के हैं ना ही इंसानियत के, ये सिर्फ तबाही चाहते हैं और हम महसूद वज़ीर और पूरा इलाका सब एक साथ खड़े हैं और इनको अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे।
कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि मोहम्मद रिजवान को ऑन बोर्ड लेकर ही कप्तान बना। टीम सिलेक्शन में कप्तान को शामिल होना चाहिए। सिर्फ बैटर्स को ही नहीं बल्कि तमाम खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे कल यानी आज खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहीन आफरीदी ने कहा कि पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। खिलाड़ियों को अच्छी तरह मालूम है कि किन गलतियों पर काम करना है। हम अपनी गलतियों पर आपस में बात करते हैं। मैं जब कैप्टन था तो जाहिर सी बात है मेरी सबसे रब्ता हुआ था, बाबर से भी उस टाइम हुआ था कि मैं कैप्टन हो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन हटाया गया जो भी है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी जब मैं बन भी रहा था तो रिजवान वाहिद बंदा है जो उसके साथ पहले डिस्कस हुआ था कि मैं एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूं और आपकी क्या फीलिंग है और आप क्या चाहते हो। तो रिजवान एक अच्छा इंसान है और रिजवान ने खुद डिसाइड किया था कि वो पीछे हट रहा है और मैं उस पर जगा रहा हूँ। तो आई थिंक उसके साथ मशवरा हुआ था तो फिर ये डिसीजन लिया था। रिजवान 2023 से मेरे ख्याल से जितने मेरी नॉलेज में वो सबसे ज़्यादा वनडे में रन स्कोरर है। साइम वनडे में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसकी इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन आ रही है। मुझे जिस टाइम जो अच्छा लगेगा उसी टाइम मैं लेता हूँ और सबके पास जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ईगो है कि मैं कहूँगा कि ये मेरे एक्स कैप्टन्स थे और ये हुआ है वो हुआ। ये पाकिस्तान की टीम है और हमने मिलकर ही इसको बेहतर करना है। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान चरित असलंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हमेशा शानदार क्रिकेट देखने को मिली है। दोनों टीमों के दरमियान इस बार भी जबरदस्त मुकाबला होगा। पाकिस्तान के पास अच्छे बैटर्स हैं तो हमारे पास बेहतरीन बॉलर्स हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी लाजवाब है। यहाँ का माहौल और मौसम क्रिकेट के लिए बेहतरीन है। इस महीने कराची में होने वाले ओवर 40 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। 18 रुकनी स्क्वाड में 7 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। साबिक टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक टीम की क़यादत करेंगे। ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप इस माह कराची में खेला जाएगा जिसमें 12 टीमें शरीक होंगी। इवेंट के लिए पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड में 7 साबिक क्रिकेटर्स शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक क़यादत करेंगे जबकि फवाद आलम को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। दीगर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स में शाहिद आफरीदी, सुहेल खान, इमरान फरहत, जुल्फ़िकार बाबर और ताबिश खान शामिल हैं। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी जायज़ा लिया जा रहा है कि धमाका गाड़ी में नस्ब CNG सिलेंडर का है या दहशत गर्दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सिक्योरिटी और रेस्क्यू इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मोदी हुकूमत की हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई है। नई दिल्ली धमाके के यानी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। सफ़ेद रंग की मारुति गाड़ी थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। गवाह का कहना है कि गाड़ी मारुति थी मगर अमित शाह और गोदी मीडिया उसे हायुंडाई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉ ट्रोल उसे सलमान बना रहे हैं जबकि गोदी मीडिया उसे तारिक बता रहा है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए। एनीश शाहिद धर्मेंद्र की मीडिया से गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के MLA HD रागनाथ ने मोदी हुकूमत पर दिल्ली कार धमाके की तहकीकात से मुतालिक सवालात उठा दिए हैं। कहा कि धमाके की जगह पर वज़ीर दाखिला का दौरा गैर मामूली बात है। वज़ीर दाखिला को रूटीन CNG कार धमाके की जगह या ज़ख्मियों की अयादत के लिए अस्पतालों का दौरा करते ऐसे पहले कभी नहीं देखा। धमाका खेज़ मवाद की मौजूदगी के इम्कानात का कहा जा रहा है तो उस सूरत में इंटेलिजेंस और तहकीकाती हुक्काम को तो इलाके को फ़ौरन सील कर देना चाहिए था, लेकिन लोग वहाँ पर चल फिर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी के मलबे को भी छू रहे हैं। रागनाथ ने कहा कि दिल्ली में CCTV की वसी निगरानी है मगर कई घंटे बाद भी कार से मुतालिक मालूमात जारी नहीं की गई। कराची कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलियात मुहैया हो गई हैं मगर उनमें से अक्सर इफ्तिताह के लिए हुकाम बाला के मुंतज़िर हैं। इफ्तिताह की पहली तारीख 7 सितंबर थी जो बढ़ते बढ़ते 8 नवंबर तक जा पहुंची मगर इफ्तिताह फिर भी ना हो सका। तफसील बताएंगे जम्मार जोकियो।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर। इसको हुकूमत ने जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया है और टिकटिंग की बात करें तो जदीद कंप्यूटराइज टिकटिंग सिस्टम यहाँ पर नस्ब कर दिया गया है, जदीद इंफॉर्मेशन डेस्क यहाँ पर कायम कर दिया गया है, टेक शॉप्स जहाँ पर मौजूद थी उनको बेहतर किया गया है। बुजुर्ग हजरात सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, उनके लिए ये खुदकार सीढ़ियाँ लगा दी गई हैं। इसके साथ ही मुसाफिरों के इंतज़ार करने के लिए वेटिंग एरिया बनाया गया है और इस वेटिंग एरिया में मुख्तलिफ लाउंजेस बनाए गए हैं, जिनमें 2 CIP लाउंजेस हैं, 3 फैमिली लाउंजेस हैं, वो भी बनाए गए हैं। उन 3 फैमिली लाउंजेस में से 2 जो फैमिली लाउंजेस हैं उनमें ख़वातीन के लिए अलग जगह मुख्तस कर दी गई है। लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि इतनी सहूलियात होने के बावजूद वो अभी भी बाहर बैठने पर मजबूर हैं, लाउंजेस में अंदर बैठने की इजाज़त नहीं क्योंकि इफ्तिताह नहीं हुआ। कोई भी फ़ायदा नहीं, आवाम तो वैसे ही जैसे पहले बैठी होती थी वैसे ही बैठी है। इतनी फैसिलिटियाँ बनाने के बाद आवाम को वो फैसिलिटियाँ यूज़ करनी चाहिए, इनको देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ दी गई हैं तो इसको ऑन करना चाहिए, जल्द से जल्द इसका इफ्तिताह करना चाहिए, वेटिंग एरियो को ओपन करना चाहिए ताकि आवाम इधर उधर खड़े होने से 2-2, 3-3 घंटे ट्रेनें लेट हैं ताकि वो उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। इसका क्या फ़ायदा है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बंद पड़ा है, कुछ भी नहीं होगा इस पर। काम तो कराए ना, कम से कम सूबे चले अलग है, मुल्क तो एक है। जब ये लाहौर में कर सकते हैं काम तो कराची में क्यों नहीं कर सकते? कराची कोई अलग तो नहीं है। रेलवे हुकाम ने 2 माह कबल इसकी डेट दी थी सितंबर में कि इसका इफ्तिताह होना था। अब 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अब तक जो है इसका इफ्तिताह नहीं किया गया और लोगों का यही मुतालबा है कि इन जदीद सहूलियात का जल्द अज जल्द इफ्तिताह कर दिया जाए।